Assalamualaikum everyone, this is Nadia Sarwat. Welcome to my channel. From today we are starting the lectures of group theory. Group theory के अंदर हम सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सिमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम सिमेट्री एलिमेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ हम सिमेट्री ऑपरेशंस को भी अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरह अप्लाई होते हैं, और उसके बाद हम आएंगे पॉइंट ग्रुप की तरफ और उसके बाद हम एग्जांपल्स को भी स्टडी करेंगे। सो बी विद मी, कीप वॉचिंग। सो लेट्स स्टार्ट द ग्रुप थियरी। हम ग्रुप थियरी को इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्री एक्चुअली क्या है? सिमेट्री हम बहुत सी जगहों पर हम वर्ड यूज़ करते हैं कि यहाँ पर सिमेट्री मौजूद है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। तो हम इन जनरल देख लेते हैं कि सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री किस तरह से मौजूद होता है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर से, और ये जो लाइन है ये हम कह रहे हैं कि हमने इसके अंदर से एक प्लेन पास करवाया है। ये प्लेन पास करवाने के बाद हम देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो था ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है और इसको हम सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम इसके अंदर से एक इमेजिनरी एक्सिस पास करवाएं, तो इमेजिनरी एक्सिस पास करवाने के बाद हम देख रहे हैं कि ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर एक साइड पर ज़्यादा एरिया है और दूसरी साइड पर कम है। तो हम कहेंगे कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है। ठीक हो गया, तो इसको हम नाम देंगे एसिमेट्रिक का। तो आपको पता चल गया कि इन जनरल प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिमेट्री को अल्लाह ताला ने हर चीज़ के अंदर सिमेट्री रखी है। कुदरत ने हर चीज़ के अंदर सिमेट्री रखी है। यहाँ पर हम स्टारफिश की एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ से कट करना, यहाँ से इसको अगर हम कट करना स्टार्ट करें, तो आप देख रहे हैं अगर मैं यहाँ से इमेजिनरी लाइन या एक्सिस पास कर रही हूँ तो दोनों साइड पर, इस साइड पर और इस साइड पर सेम इक्वल हाफ्स में ये डिवाइड हो रहा है। तो हम कहेंगे कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, क्योंकि ये दो इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। और इसी तरह से यहाँ पर हम लीव्स की एग्जांपल ले रहे हैं। अगर हम लीव्स को दरमियान से कट करें, इस तरह से दरमियान से, ठीक है, तो ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है। तो हम कहेंगे कि ये भी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है हमारे पास। और अगर हम ह्यूमन कल्चर की बात करें तो ह्यूमन कल्चर के अंदर भी सिमेट्री मौजूद होती है। जैसे कि हम जनरली एग्जांपल ले लेते हैं अपने बेडरूम की। तो हमारे पास जिस कलर का फर्नीचर होता है, हम कोशिश करते हैं कि मिलते जुलते कलर की बेडशीट हम यूज़ करें और उसी तरह के हम कर्टन्स भी यूज़ करें। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा बेडरूम ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। तो बेसिकली सिमेट्री इज़ अ नेम ऑफ ब्यूटी। तो ये तो थी सिमेट्री की इन जनरल एग्जांपल। तो अब हम देख लेते हैं कि सिमेट्री हम केमिस्ट्री के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो सिमेट्री को हम केमिस्ट्री के अंदर इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि जब बॉन्डिंग होती है ऑर्बिटल्स के दरमियान में, तो उस बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सिमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम किसी भी मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए भी सिमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने आइसोमरिज्म वाले लेक्चर्स में पढ़ा था, जिस लेक्चर में हमने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ा था, वहाँ पे हमने सिमेट्री का लफ्ज़, प्लेन ऑफ सिमेट्री का वर्ड यूज़ किया था कि किसी भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद ना हो। उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एक हमारे पास कायरल कार्बन मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो उसके साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों, मींस कि उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद ना हो, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। इसके अलावा हम इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर सिग्नल्स फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ करते हैं सिमेट्री को। तो पॉइंट ग्रुप की तरफ जाने से पहले हमें कुछ सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि ये बेसिकली हैं क्या, और इसके सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस जो हैं कौन कौन से हैं। और इसके बाद हम जाएंगे पॉइंट ग्रुप की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास सिमेट्री एलिमेंट है। तो सिमेट्री एलिमेंट एक्चुअली हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल एंटिटी है, जिसके अंदर हमारे पास एक लाइन, एक प्लेन या फिर एक पॉइंट हो सकता है, जिसके ऊपर हम एक या एक से ज़्यादा सिमेट्री ऑपरेशंस अप्लाई कर सकें, ठीक है। उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक सिमेट्री एलिमेंट है।
तो सिमेट्री ऑपरेशंस को हम कुछ इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सिमेट्री ऑपरेशंस हमारे पास एक मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, उस ऑपरेशन के नतीजे में वो मॉलिक्यूल या वो बॉडी जो मूवमेंट शो करती है, उस मूवमेंट के नतीजे में उस बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट ना हो। पहले जैसा पहले स्ट्रक्चर था उसका, जैसे पहली उसकी अपीयरेंस थी, ऑपरेशन के बाद भी उसकी अपीयरेंस ओरिजिनल मॉलिक्यूल के साथ मैच कर रही हो, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास सिमेट्रिक ऑपरेशन है। लेट्स सपोज ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर हमने एक ऑपरेशन अप्लाई कर दिया है। लेट्स सपोज वो एक एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने अप्लाई किया है, तो उस रोटेशन के बाद भी इसके ही जैसा हमारे पास मॉलिक्यूल आए तो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे से इनडिस्टिंग्विशेबल है, और ये ऑपरेशन जो हमने अप्लाई किया था वो कहलाएगा कि ये एक सिमेट्रिक ऑपरेशन है। ठीक हो गया। अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर हम कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और उसके नतीजे में मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो इक्विवेलेंट नहीं आता ओरिजिनल मॉलिक्यूल के मुकाबले में, तो हम उसको कहेंगे कि दिस वन इज़ नॉट अ सिमेट्रिक ऑपरेशन, ये सिमेट्रिक ऑपरेशन नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर हम इस तरह से भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, रोटेशन वाला ऑपरेशन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस तरह से भी शो कर सकते हैं, इस एंगल से भी शो कर सकते हैं और इस एंगल से भी शो कर सकते हैं। और इन तीनों एक्सिस में से जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें सेम मॉलिक्यूल देगा, सेम मॉलिक्यूल मींस के इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल देगा, इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर देगा, उसको हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक ऑपरेशन है। और बाकी जो इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर हमें नहीं देंगे उनको हम कहेंगे कि ये हमारे पास सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं कि सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस हमारे पास कौन कौन से हैं। तो सिमेट्री ऑपरेशन, सबसे पहला सिमेट्री ऑपरेशन हमारे पास आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी के अंदर हमें कुछ भी नहीं करना होता। ऑलमोस्ट नेचर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर आइडेंटिटी पाई जाती है, क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूल एज इट इज़ मौजूद होता है, अपनी आइडेंटिटी रखता है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, सेकेंड सिमेट्री एलिमेंट है कि प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं CN से। तो इस पूरे कोर्स के अंदर, इस पूरे सीरीज़ लेक्चर के अंदर मैं इस पॉइंट को, प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन को एक्सिस ऑफ सिमेट्री के नाम से यूज़ करूँगी, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं प्रॉपर एक्सिस की बात कर रही हूँ। इसके अंदर हम किसी भी एक्सिस पर मॉलिक्यूल को रोटेट करवाएंगे एक स्पेसिफाइड एंगल पे, कि हमारे पास एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर या इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल आ जाए। थर्ड पॉइंट है हमारे पास मिरर प्लेन या प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको हम सिग्मा से करते हैं और इसमें हम प्लेन के रिफ्लेक्शन को यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास इन्वर्शन है, इसको हम सेंटर ऑफ इन्वर्शन भी कहते हैं और इसको हम आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम सिमेट्री एलिमेंट्स को स्टडी करते जाएंगे स्टेप वाइज, वैसे वैसे उसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई हो रहे हैं और वो किस तरह से काम कर रहे हैं। फिफ्थ एलिमेंट है हमारे पास सिमेट्री एलिमेंट, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। Before going into the more details of group theory, we have to know what is meant by equivalent and identical configuration. तो मैं इन जनरल बात करूँगी कि जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आता है स्टडी के अंदर, तो हम किसी टीचर से जाकर कंसल्ट करते हैं, तो वो टीचर हमें सबसे पहले एक सिंपलेस्ट सी एग्जांपल देते हैं ताकि हमें बेसिक्स समझ में आ सकें, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमारा स्ट्रॉन्ग हो सके। तो वी हैव टू फॉलो द ट्रेंड। हम भी यहाँ पर एक बेसिक छोटे से मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल की, कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि एक ऑक्सीजन है और उसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है, और एक हाइड्रोजन को हम अपनी आसानी के लिए एक हाइड्रोजन को कहते हैं कि ये हाइड्रोजन नंबर 1 है और दूसरा हाइड्रोजन नंबर 2 है। और इस मॉलिक्यूल के दरमियान से मैंने यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन या लाइन जो है वो पास कर दी है। यहाँ से मैंने इसलिए लाइन पास की है क्योंकि इस लाइन के दोनों तरफ सेम एटम्स अटैच हैं, मतलब सेम पोर्शन जा रहा है। अगर मैं यहाँ से कट करूँ मॉलिक्यूल को तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है। तो मैं कहती हूँ कि मैंने इस मॉलिक्यूल को रोटेट करवाना है 180 डिग्री पे। ठीक है, जब मैं इस मॉलिक्यूल को क्लॉकवाइज रोटेट करवाऊंगी 180 डिग्री पर, तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन नंबर 1 वो दूसरी साइड पर चला जाएगा
और हाइड्रोजन नंबर 2 जो होगा वो हाइड्रोजन नंबर 1 की प्लेस पर आ जाएगा, ये मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में इक्विवेलेंट हैं। क्यों इक्विवेलेंट हैं? क्योंकि यहाँ पर दोनों एटम्स जो ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं वो हाइड्रोजन है। जो हमने नंबरिंग की है वो हमने सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए की है, अपनी आसानी के लिए की है, ताकि हम समझ सकें कि मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशन किस तरह से हो रही होती है। अगर हम ये नंबर्स हटा दें तो हम डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा हाइड्रोजन नंबर 1 है और कौन सा हाइड्रोजन नंबर 2 है। सो वी कैन से दैट दीज टू स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो अब मैं बात करती हूँ कि इक्विवेलेंट कन्फिग्रेशन या इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैं कहूँगी कि इस मॉलिक्यूल के बाद मैं इसको एक और बार 180 डिग्री पर रोटेट करूँगी। तो मैं इसको 180 पर एक बार और रोटेट कर रही हूँ। 180 पर रोटेट करने के बाद आप देखेंगे इसको मैंने फिर से 180 पर रोटेट किया क्लॉकवाइज। जब मैंने क्लॉकवाइज किया तो पहले जैसा स्ट्रक्चर आ गया है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नंबर 1 हाइड्रोजन नंबर 1 की जगह पर है और हाइड्रोजन नंबर 2 हाइड्रोजन नंबर 2 की जगह पर है। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर नंबर 1 and 3 आर आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड स्ट्रक्चर नंबर 1 and 2 आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ठीक हो गया? आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट इस तरह से समझ नहीं आ रहा तो आप अपने हैंड की 2 कंसेक्टिव फिंगर्स ले सकते हैं, उनको आप थोड़ा सा खोलने के बाद आप उसको रोटेट करें 180 डिग्री पर। रोटेट करने के बाद आप देखेंगे कि दोनों फिंगर्स की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो चुकी है। मतलब जहाँ पर एक फिंगर थी अब रोटेशन के बाद वहाँ पर दूसरी फिंगर आ चुकी है। इसी तरह से दूसरी फिंगर पहली की जगह पर जा चुकी है। तो इस तरह से हमारे पास 180 डिग्री की रोटेशन होती है और इस तरह से हमारे पास आइडेंटिकल और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, ये तो हो गई हमारे पास इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल की सिचुएशन। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एक हाइड्रोजन की जगह पर Cl लगा देती हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपके कंफर्ट के लिए लगा दिया कि आपको समझ आ जाए। यहाँ पर मैंने Cl लगा दिया और मैंने इस मॉलिक्यूल को क्लॉकवाइज रोटेट किया। यहाँ पर इसका प्लेन है और इस प्लेन एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया। जब मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया 180 डिग्री पर, तो इस जो क्लोरीन था वो हाइड्रोजन की जगह पर आ गया है। देखिए आप, यहाँ पर क्लोरीन आ चुका है और हाइड्रोजन जो था वो क्लोरीन की जगह पर है यहाँ पर। तो दीज टू स्ट्रक्चर्स आर नॉट इक्विवेलेंट टू ईच अदर। इसकी कन्फिग्रेशन जो है वो सेम नहीं है, इसके स्ट्रक्चर सेम नहीं है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। अब हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। हमें पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम वो होता है जिसके अंदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मौजूद होते हैं और वहाँ से हम अपना सिंपल कोई भी ग्राफ जो होता है वो ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ एक साइड पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस मौजूद है। अगर हम इसकी ऑपोजिट साइड पर देखें तो यहाँ पर नेगेटिव की वैल्यू मौजूद होंगी, मींस के नेगेटिव एक्स एक्सिस मौजूद है। इसी तरह से ऊपर हम देखते हैं तो यहाँ पर वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे इसकी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, मींस के नेगेटिव वाई एक्सिस मौजूद होगा। तो इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में से मैंने एक ग्राफ जो है ये सिलेक्ट कर लिया है, एक्स और वाई वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन मैंने बाहर निकाल लिया है यहाँ पर। तो वाई एक्सिस जो है, ये वाला वाई एक्सिस जो है ये हमारे पास वर्टिकल लाइन की सूरत में मौजूद है और एक्स एक्सिस जो है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन की सूरत में मौजूद है। तो अब मैं बात करती हूँ कि मैंने इस ग्राफ को मैंने 90 डिग्री की रोटेशन देनी है। ठीक है, जब मैं कहती हूँ कि मैंने 90 डिग्री की रोटेशन देनी है तो आपने याद रखना है कि जो वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन की सूरत में था वो चेंज हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर। यहाँ पर देखें, इस तरह से ये चेंज हो गया है। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन की सूरत में था वो अब वर्टिकल लाइन में चेंज हो गया है। यहाँ पर देखें आप, दिस वन,
तो हम कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ आपको अगर इस तरह से नहीं भी समझ आ रही कॉन्सेप्ट की, तो आप सिर्फ एक बात, ये दो बातें जो हैं दिमाग में रख लें कि अगर वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन में चेंज हो रही हो या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन में चेंज हो रही हो, तो हम कहेंगे उस मॉलिक्यूल के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर 90 डिग्री की रोटेशन हो रही होगी। ठीक हो गया। इसके बाद मैं कहती हूँ कि मैंने इस ग्राफ को मैंने 180 डिग्री की रोटेशन देनी है, 180 डिग्री पर रोटेट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वाई एक्सिस जो है वो हमारे पास वर्टिकल लाइन की सूरत में मौजूद है, ये वाला, और एक्स एक्सिस जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। आप सबको पता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होते हैं। तो जब हम 180 की किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर 180 डिग्री की रोटेशन करवाते हैं तो वो क्या होता है, बिल्कुल इन्वर्स हो जाता है, अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर के बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है। जो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वर्टिकल था वो वर्टिकल रहेगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो हॉरिजॉन्टल ही रहेगी। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि वाई एक्सिस जो था पहले ऊपर की तरफ था, अब ये नीचे की तरफ हो गया है। मींस कि इसने अपनी डायरेक्शन ऑपोजिट कर ली है। ठीक है। मॉलिक्यूल, यहाँ पर हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि मॉलिक्यूल जो होगा बिल्कुल इन्वर्स हो जाएगा, अपनी डायरेक्शन जो होगी वो डिफरेंट ऑपोजिट कर लेगा। ठीक है। राइट जो होगा वो लेफ़्ट में चेंज हो जाएगा, लेफ़्ट जो होगा वो राइट में चेंज हो जाएगा। ठीक है। जो चीज़ फ्रंट पर होगी वो बैक पर चली जाएगी, जो बैक पर होगी वो फ्रंट पर आ जाएगी। तो इस तरह की रोटेशन किसी भी मॉलिक्यूल में हो रही हो तो हम कहेंगे कि यहाँ पर 180 डिग्री की रोटेशन होती है। ठीक है। मेरा ख्याल है कि आपको यहाँ पर 90 डिग्री और 180 डिग्री की रोटेशन समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दो बॉल्स मौजूद हैं, एक है हमारे पास, एक इसका साइज़ छोटा है और इसका साइज़ बड़ा है। इसको हम ए का नेम दे देते हैं और इसको हम बी का नाम दे देते हैं। हम इन दोनों को हमने कनेक्ट किया है एक रॉड के थ्रू। ठीक है। और हम कहते हैं कि हमने इस पर 180 डिग्री की रोटेशन करवानी है। जब हम इसके ऊपर 180 डिग्री की रोटेशन करवानी है तो मैंने पिछली स्लाइड में आपको क्या कहा है कि जो ये मॉलिक्यूल जो होगा 180 डिग्री की रोटेशन पर बिल्कुल अपनी डायरेक्शन जो है ऑपोजिट कर लेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि स्मॉल बॉल की जगह पर, जिसका साइज़ स्मॉल है, वहाँ पर बड़े वाला आ जाएगा और बड़े वाले की जगह पर छोटा आ जाएगा। तो ये होती है 180 डिग्री की रोटेशन के मॉलिक्यूल जो है बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन अपना ले, बिल्कुल इन्वर्स हो जाए। ठीक है। लेफ़्ट जो होगा वो राइट हो जाएगा, राइट जो होगा वो लेफ़्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जो बड़े वाली बॉल थी वो राइट साइड पर मौजूद है और राइट साइड वाली आफ्टर रोटेशन 180 डिग्री की रोटेशन के बाद वो लेफ़्ट पर आ गई है। ठीक है। अब हम एक और पॉइंट देख लेते हैं कि हमारे पास 3D सिस्टम होता है। 3D सिस्टम के अंदर हमारे पास एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस मौजूद होते हैं और उन एक्सिस के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल मौजूद होता है और ये एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मैं कहती हूँ कि मैंने इस सिस्टम को रोटेट करवाना है 180 डिग्री पर। ठीक है। मैं इसको 180 डिग्री पर रोटेट करवाती हूँ तो क्या होगा, रोटेट करवाऊँगी बट मैं करवाऊँगी वाई एक्सिस के अराउंड, वाई एक्सिस के अबाउट इसको 180 डिग्री के एंगल पर रोटेट करवाऊँगी। तो जहाँ से भी हम जिस एक्सिस से हम रोटेट करवा रहे हैं वाई एक्सिस से, वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास रह गया एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस जो था वो इस तरफ था हमारे पास, यहाँ पर इस तरफ है राइट साइड पर। तो एक्स एक्सिस आफ्टर द रोटेशन ऑफ 180 डिग्री वो लेफ़्ट साइड पर चला गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चला गया है। और इसी तरह से जेड एक्सिस जो था वो हमारे पास फ्रंट साइड पर है, यहाँ पर बिफोर रोटेशन, लेकिन आफ्टर रोटेशन ऑफ 180 डिग्री ये बैक साइड पर इस तरफ चला गया है। ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए अब यहाँ पर कि जो चीज़ इन केस ऑफ 180 डिग्री रोटेशन जो चीज़ लेफ़्ट पे होगी वो राइट पर चली जाएगी, जो राइट पर होगी वो लेफ़्ट पर चली जाएगी और जो चीज़ फ्रंट पर होगी वो बैक पर चली जाएगी और बैक वाली फ्रंट पे आ जाएगी।
ठीक हो गया। तो आपको सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल है वो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, बट उसकी डायरेक्शन जो होगी वो ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर एक एरो है हमारे पास, ये एरो हम ले लेते हैं। हम कह रहे हैं कि हमने इसको रोटेट करवाया है 180 डिग्री पर, 180 डिग्री पर हमने इसको रोटेट करवाया, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट हो जाएगी। कैसे, पहले बिफोर रोटेशन इसकी एरो हेड जो था वो राइट साइड पर था, बट आफ्टर रोटेशन इसका एरो हेड जो है वो लेफ़्ट साइड पर हो गया है। ठीक है, तो हमने सिर्फ ये दो बातें याद रखनी है कि अगर लेफ़्ट से राइट कन्वर्ट हो रहा है और राइट जो है वो लेफ़्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और फ्रंट अगर बैक में कन्वर्ट हो रहा है और बैक साइड जो है वो अगर फ्रंट में कन्वर्ट हो रही है, तो वहाँ पर 180 डिग्री की रोटेशन हो रही होगी। ठीक हो गया, ये कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं ताकि आप नेक्स्ट डिटेल में जब जाएं तो आपको बार बार चीज़ें देखनी ना पड़े, आपके माइंड में फ़ौरन से क्लिक होती जाएं। तो अगर हम रोटेशंस के कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज़ करें तो हम 90 डिग्री के केस में कहते हैं कि जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर 90 डिग्री की रोटेशन होगी तो उसमें हॉरिजॉन्टल जो होगा वो वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा और वर्टिकल जो होगा वो हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी रोटेशन को हम कहेंगे कि ये 90 डिग्री की रोटेशन है। इन केस ऑफ 180 डिग्री की रोटेशन के अंदर मॉलिक्यूल जो है पूरा का पूरा इन्वर्स हो जाएगा, डायरेक्शंस उसकी ऑपोजिट हो जाएंगी। जैसे कि उसकी जो अगर कोई भी एटम उसके मॉलिक्यूल के बैक साइड पर है तो वो फ्रंट पर आ जाएगा, अगर कोई फ्रंट पर है तो बैक साइड पर चला जाएगा। इसी तरह से अगर कोई मॉलिक्यूल है लेफ़्ट साइड पर तो वो राइट साइड पर चला जाएगा, अगर राइट साइड पर है तो वो लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा। तो ये था रोटेशंस के बारे में कॉन्सेप्ट। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम CN से रिप्रेजेंट करते हैं, और N जो होता है ये होता है ऑर्डर ऑफ एक्सिस। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ N। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है N = 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा। थीटा वो एंगल है जिसके ऊपर हम जिस एंगल पे हम किसी भी मॉलिक्यूल को रोटेट करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो हमने इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर से, या जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर से हमने एक इमेजिनरी एक्सिस पास करवाना है, और ये जो लाइन मैंने दोनों वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान से पास करवाई है, इसको हम कह रहे हैं कि दिस वन इज़ अ इमेजिनरी लाइन। और इस लाइन को हमने इस तरह से पास करवाना है कि मॉलिक्यूल जो है दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए। तो मैंने इसको ऑक्सीजन से गुजार के दोनों हाइड्रोजन के दरमियान से गुजारा है। यहाँ से आप देख लें, यहाँ से मैंने गुजारा है ताकि ये वाटर मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सके। ठीक है, तो इमेजिनरी एक्सिस को पास करने के लिए एक रूल है कि हमने इसको सिमेट्रिकली पास करना होता है। तो सिमेट्रिकली पास करने का मतलब है कि हम इसको ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर से पास करें कि वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमने इसको दरमियान से यहाँ से ही क्यों पास किया है इमेजिनरी एक्सिस को। हम इसको यहाँ से भी तो पास कर सकते थे, यहाँ से पास कर सकते थे, और यहाँ से भी तो पास कर सकते थे। हमने यहाँ से और यहाँ से पास क्यों नहीं किया, हमने सेंटर से ही क्यों पास किया। तो इसका आंसर ये है कि हमें इमेजिनरी एक्सिस इस तरह से पास करना है, सिमेट्रिकली पास करना है, ताकि एज अ रिज़ल्ट हमारे पास इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ सके। ठीक है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मींस के इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन आ सके और मॉलिक्यूल जो हो वो सिमेट्रिकल रहे। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है तभी पाई जाएगी जब हम उसके अंदर से इमेजिनरी एक्सिस को सिमेट्रिकली पास करवाएं। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो पहली एग्जांपल हम लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल की। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर आपको पता है दो हाइड्रोजन मौजूद होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने सबसे पहला काम ये करना है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर से हमने एक एक्सिस ऑफ इमेजिनरी एक्सिस पास करवाना है। इमेजिनरी एक्सिस को हमने इस तरह से सेंटर से पास करवाना है, क्योंकि दोनों साइड पर सेम एटम अटैच है, सेम हाइड्रोजन एटम्स अटैच है, यू कैन सी हियर। ठीक है, जैसे ही तो ये है हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो जैसे ही हम इसके अंदर से सिमेट्रिकली एक्सिस ऑफ इमेजिनरी एक्सिस को पास करवाएंगे तो ये मॉलिक्यूल जो है वाटर का ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। तो जब हमने इसके अंदर से इमेजिनरी एक्सिस पास करवा लिया
इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको हमने रोटेट करवाना है। तो मैं कहती हूँ कि मैंने वाटर मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पर रोटेट करवाना है। तो मैंने यहाँ पर किया था एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस यहाँ से पास किया था, तो मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करूँगी। जैसे कि मैंने कहा था कि हम अपनी आसानी के लिए हाइड्रोजन 1 का नाम दे लेंगे इसको, और इसको दे लेंगे हाइड्रोजन 2 का नाम दे देंगे। और इसको यहाँ से मैंने क्लॉकवाइज रोटेट करवाना शुरू किया है, और इसको 180 डिग्री पर जब मैंने रोटेट करवाया तो हाइड्रोजन 1 की जगह पर हाइड्रोजन 2 आ चुका है, और हाइड्रोजन 2 की जगह पर हाइड्रोजन 1 आ चुका है आफ्टर द रोटेशन। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि मैंने अब इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालना है, ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ एक्सिस निकालना है। तो n इज़ इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था, n इज़ इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। तो यहाँ पर क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हम 180 की रोटेशन करवा रहे हैं, तो हमने 180 पुट कर दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, एंड 18 1 ज़ा 18 एंड 18 2 ज़ा 36, तो आंसर हमारे पास 2 आया है। तो हम कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर C2 एक्सिस पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आता है, जब मैं पढ़ती थी ना सिमेट्री, तो मैं कहती थी कि यहाँ पर मैंने यहाँ से सेंटर से ही क्यों एक्सिस को पास करवाया है। मैं यहाँ से भी तो पास करवा सकती थी, मैं यहाँ से भी तो पास करवा सकती थी, तो यहाँ से हमने क्यों नहीं करवाया। और रोटेशन जो है हमने 180 की ही क्यों दी, हमने पूरे मॉलिक्यूल को ऑपोजिट इन्वर्स क्यों कर दिया है। हम 90 की रोटेशन भी तो करवा सकते थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है, मे बी आप में से भी कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो इस तरह से सोच रहा हो कि हमने 80 की रोटेशन ही क्यों करवाई है, हम 90 की भी तो करवा सकते थे। उनके लिए ये आंसर है यहाँ पर कि अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को 90 की रोटेशन करवाएंगे, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि वर्टिकल लाइन जो होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी इन केस ऑफ 90 डिग्री रोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ये जो मैं एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस पास करवाया हुआ था, ये जो लाइन आप देख रहे हैं सेंटर से पास करवाई है, ये ऑलमोस्ट आफ्टर रोटेशन 90 डिग्री की रोटेशन के बाद ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो चुकी है। और इसके जो हाइड्रोजन एटम है ना, वो भी डिफरेंट पोजीशन में आ चुके हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं हो चुका है। ठीक है, हाइड्रोजन जो था वो ऊपर की तरफ जा चुका है, और हाइड्रोजन 2 जो है वो नीचे आ गया है। सही है, तो हमें इन सिमेट्री हम जो भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे उसके बाद हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर चाहिए होता है। अगर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं आता तो इसका मतलब है कि वो ऑपरेशन सिमेट्रिकल नहीं है। वी मस्ट हैव द आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर इन केस ऑफ 90 डिग्री ऑफ रोटेशन हम कहेंगे कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल के अंदर C4 मौजूद है, क्योंकि N का ऑर्डर जो है ना वो हमारे पास 4 आ रहा है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि C4 मौजूद है। ठीक हो गया, बट इसके अंदर हमारे पास इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रही, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं आ रहे 90 के केस में, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है गलत है। तो फाइनली हम कहेंगे कि हमें वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 180 की ही रोटेशन करवानी है, जिसके नतीजे में हमारे पास ये दोनों स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट आएंगे। ठीक है, मींस कि अगर हम 1 और 2 को हटा दें तो हम हाइड्रोजन्स के दरमियान में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा हाइड्रोजन 1 है और कौन सा हाइड्रोजन नंबर 2 है। तो यहाँ पर आप देखें, इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो ये है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर से। ठीक है, और इसके बाद अगर हम इसको एक और मज़ीद 180 डिग्री की रोटेशन करवाएं तो इसकी आइडेंटिटी आ जाती है वाटर मॉलिक्यूल की। ठीक है, ये स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 3 आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, बट स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 2 आर हैव द इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। तो अब हम देख लेते हैं अमोनिया के मॉलिक्यूल को। अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसकी शेप जो होती है पिरामिडल होती है। ये नॉन प्लेनर होता है, और इसके अलावा नाइट्रोजन जो है वो ऊपर की तरफ लगा हुआ है, हाइड्रोजन ऑन द प्लेन मौजूद है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो ऑन द प्लेन मौजूद है। तो हमने अब क्या करना है, हमने इसके अंदर से हमने चेक करना है कि इसके अंदर कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है। तो हमने इसके अंदर से एक सिमेट्रिकल लाइन पास करवानी है
ताकि ये मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसके अंदर से पास करवाएंगे, क्योंकि ये जो है नॉन प्लेनर है, तो नाइट्रोजन के अंदर से नीचे की तरफ जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। अगर हम नीचे वाले स्ट्रक्चर में देखें तो ये इस तरह से जाएगा, हाइड्रोजन इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस के अंदर, सिर्फ नाइट्रोजन के अंदर से नाइट्रोजन को हम एक्सिस बना रहे हैं, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन हम नाइट्रोजन को जब बना रहे हैं तो नाइट्रोजन का एटम जो है वो फिक्स हो जाएगा। तो इसके बाद हमने करवानी है रोटेशन। तो एंगल निकालने के लिए और ऑर्डर ऑफ एक्सिस निकालने के लिए हमें एक बात को याद रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम बार बार फार्मूला लगा के अगर ऑर्डर ऑफ एक्सिस निकालेंगे तो हमारे लिए ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। सो वी हैव टू नो अबाउट द ट्रिक कि हम किस तरह से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जब पास किया है, इमेजिनरी लाइन पास की है, तो वो नाइट्रोजन एटम जो है वो फिक्स हो गया है। तो हमने बस ये काउंट करना है कि जब हमने इसको रोटेट करवाया तो इसके अराउंड कितने एटम्स जो हैं वो रोटेट करे हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि नाइट्रोजन तो फिक्स हो चुका है, बाकी 3 हाइड्रोजन जो हैं ये रोटेट कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि अमोनिया के अंदर C3 मौजूद है, C3 एक्सिस मौजूद है, ठीक हो गया। तो अब हम एग्जांपल ले लेते हैं ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड की। ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड के केस में इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, और ये सब कुछ प्लेन में मौजूद है, एक ही प्लेन में मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो हम यहाँ से पास करवाएंगे ज़ीनोन के ऊपर से, ठीक है। ज़ीनोन को हमने फ़िक्स कर दिया है, और हम जब ज़ीनोन को फ़िक्स किया है तो हमने काउंट करना है कि कितने एटम्स रोटेट करे हैं। तो जब हमने ज़ीनोन को फ़िक्स किया है तो बाकी चारों फ्लोरीन जो होंगे वो रोटेट करे होंगे। सो वी कैन से दैट इन केस ऑफ ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड C4 इज़ प्रेजेंट, ठीक है। जब यहाँ पर C4 प्रेजेंट है तो और हम देख सकते हैं कि हम और भी एंगल से इसके अंदर से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से पास कर सकते हैं और यहाँ से भी पास कर सकते हैं। यहाँ से पास करेंगे यहाँ से तो दो इक्वल हाफ्स में ये मॉलिक्यूल जो है वो डिवाइड हो सकता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ से करेंगे तो भी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है। अगर हम यहाँ से करते हैं तो भी दो इक्वल हाफ्स में हो सकता है, यहाँ से करें तो भी दो इक्वल हाफ्स में। मीन्स टू से कि इसके अंदर C2 भी मौजूद है और C4 भी मौजूद है, ठीक हो गया। C2 भी है और C4 भी मौजूद है। जब हमारे पास मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद हों तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आएगा रिगार्डिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट वन इज़ अ प्रिंसिपल एक्सिस एंड सेकंड वन इज़ अ सेकेंडरी एक्सिस। तो हम इन दोनों एक्सिस के दरमियान में डिस्टिंक्शन करेंगे। वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रिंसिपल एंड सेकेंडरी एक्सिस। तो जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन का ऑर्डर ज़्यादा होगा हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। सो इन केस ऑफ ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड वी कैन से दैट इसके अंदर C4 जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये C4 जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है और बाकी जो C2 हमारे पास आ रहे हैं। सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ BF3। BF3 के केस में हम BF3 का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, ठीक हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि हमने एक्सिस जो है कहाँ से पास करवाना है। तो अगर हम बोरोन के ऊपर से एक्सिस पास करवाते हैं तो बोरोन क्या करेगा, बोरोन अब यहाँ पर अपनी पोजीशन फिक्स कर लेगा। तो जब भी फिक्स कर लेगा अपनी पोजीशन तो ये तीनों फ्लोरीन एटम्स जो हैं ये रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। जब ये रोटेट करना स्टार्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये इसके अंदर C3 मौजूद है। मींस के n की वैल्यू नंबर ऑफ़ एक्सिस जो है ये 3 के इक्वल है। सो C3 BF3 के अंदर पाया जा रहा है। तो अगर हम बोरोन के स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर C3 के अलावा C2 भी मौजूद है। वो किस तरह कि अगर हम इसको इस तरह से कट करते हैं
तो ये दो इक्वल हाफ्स में सिमेट्रिकली कट हो रहा है, मींस के एक्सेस ऑफ सिमेट्री इसके अंदर इस तरह कट करने से भी पाया जा रहा है। और अगर हम इसको इस तरह से कट करते हैं तो भी इसके अंदर इसको हम दो इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर यहाँ पर भी C2 मौजूद है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है। और अगर हम इसको इस तरह से कट करें और यहाँ इसमें भी देखें आप, इसके पास यहाँ इस केस में भी हम मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में सिमेट्रिकली डिवाइड कर पाएंगे। सो वी कैन से दैट इस केस के अंदर भी इसके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जब हमने इस तरह से कट किया तो ये C2 आ गया, और जब हमने इस तरह से कट किया ये भी C2 आ गया, और जब हमने इस तरह से कट किया ये भी C2 आ गया। C2 किस तरह से आया कि जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को एक्सिस पास करवाने के बाद एक्सिस पास करवाएं तो वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए। सो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है वो दो इक्वल हाफ्स में तीनों जगह से कट हो सकता है। सो वी कैन से दैट इस मॉलिक्यूल के अंदर 3 C2 मौजूद है। तो हमने कहा था कि जब हमारे पास नंबर ऑफ़ एक्सिस एक से ज़्यादा हो जाए तो हमने क्या करना है, वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड सेकेंडरी एक्सिस। तो हमने क्या देखना है अब कि किस ऑर्डर की किस एक्सिस की वैल्यू ज़्यादा है, मीन्स कौन सा ऑर्डर ज़्यादा है। तो C3 हमें पता है कि C3 ऑर्डर C2 से ज़्यादा है। जब C3 ऑर्डर ज़्यादा है तो वी हैव टू गिव द प्रायोरिटी टू C2। तो C2 को हम C3 को हम प्रिंसिपल एक्सिस कंसीडर करेंगे, और बाकी जो भी हमारे पास एक्सिस आ रहे हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उनको हम सेकेंडरी एक्सिस के तौर पे लेंगे। ठीक हो गया। सो अगर आपके पास अब कन्फ्यूजन आ रही हो, आप कंफ्यूज हो कि अगर हम इस तरह से रोटेशन करवाते हैं तो पता नहीं हमारे पास BF3 का आइडेंटिकल इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आएगा या नहीं आएगा, तो हम इसमें रोटेशन करवा के देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे पास इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आएगा। तो जब हम BF3 पर रोटेशन अप्लाई करते हैं, ये BF3 है, इसके ऊपर हम 120 डिग्री की रोटेशन अप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पर देखें हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया हुआ है कि इस फ्लोरीन एटम को हमने रेड कलर में रख लिया, और बाकी ये दो जो हैं इनको हमने ब्लैक कलर में रख लिया। ठीक है। और हमें पता है हमने एक्सिस कहाँ से पास करवाना है, बोरोन से करवाना है। तो बोरोन अपनी पोजीशन फिक्स कर लेगा, जबकि ये तीनों फ्लोरीन एटम्स जो होंगे वो रोटेट करेंगे, जिससे हमें पता चला था कि इसके अंदर C3 मौजूद है। ठीक है। तो हमने इसको 120 डिग्री पर जब हमने इसको रोटेट किया तो क्या होगा कि ये रेड वाला जो होगा वो नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। ये रोटेट होके यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर जो ब्लैक कलर में था फ्लोरीन वो यहाँ पर चला जा चुका है। ठीक है। इसी तरह से, और यहाँ पर जो था वो फर्स्ट पोजीशन पे रेड वाली की जगह पे जा चुका है। इसी तरह से अगर हम इसको दोबारा से रोटेट करवाएं तो क्या होगा, ये रेड ये यहाँ पर आ जाएगा, ये जो था रेड ये यहाँ पर आ गया है, इस पोजीशन से यहाँ पर आ चुका है, और ये वाला ब्लैक जो था ये यहाँ पर जा चुका है। ठीक है। और ये जो था ये यहाँ पर आ गया है। ठीक है। और अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि ये हमारे पास इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है या नहीं। तो अगर हम स्ट्रक्चर नंबर 1 और 2 को देखें, ठीक है, ये आपस में आइडेंटिकल है। हमने ये फ्लोरीन जो हमने रेड या पिंक कलर में रखा है वो हमने सिर्फ इसलिए रखा है कि हम देख सकें कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड के अंदर रोटेशन किस तरह से हो रही है। और अगर हम इसका कलर सेम रखें तो हम डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा फ्लोरीन कौन सा वाला है। सो बेसिकली ये है तो फ्लोरीन ही ना, तो हम इसके अंदर डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है। तो हम कहते हैं कि 120 डिग्री की रोटेशन के बाद हमारे पास बोरोन ट्राइफ्लोराइड इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बना रहा है, मींस इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर बना रहा है। इसी तरह से अगर हम स्ट्रक्चर नंबर 1 और 3 की बात करें यहाँ पर, तो ये दोनों भी आपस में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर हैं। हम इनके दरमियान भी कोई डिफरेंस नहीं कर सकते अगर हम ये फ्लोरीन का कलर ब्लैक रखें तो।
ठीक हो गया। अगर हम इसको एक और मज़ीद रोटेशन करवाएं 120 डिग्री की, तो हम आइडेंटिटी पे चले जाएंगे। मींस कि जहाँ पर जो फ्लोरीन एटम था वो वहाँ पर ही आ जाएगा। जैसे कि स्ट्रक्चर नंबर 1 में जो जो पोजीशन है जिस फ्लोरीन की, वहाँ वहाँ हर एटम आ जाएगा फ्लोरीन का। इसके बाद हम निकालते हैं एंगल ऑफ रोटेशंस, मीन के वैल्यू ऑफ एन। वैल्यू ऑफ एन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास था n इज़ इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा। तो हम क्या करेंगे, हम 120 से 360 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। इसका मतलब ये है कि BF3 मॉलिक्यूल के अंदर C3 रोटेशंस पाई जाती हैं, या C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन या एक्सेस ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है। होप सो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताना है कि आपको इस मेथड के ज़रिए से समझ आ रही है या नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपना मेथड चेंज कर सकूं और आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं, ठीक है, ताकि आपका टाइम भी सेव रहे और मेरा टाइम भी सेव रहे। सो ये तो था आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली सिमेट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया है। हमने सिमेट्री एलिमेंट्स को पढ़ा है, सिमेट्री ऑपरेशन को पढ़ा है, और इसके बाद हमने एक्सेस ऑफ सिमेट्री को स्टडी किया है। इसी तरह से हम आने वाले लेक्चर्स में स्टेप बाय स्टेप सिमेट्री को समझते जाएंगे। सो बी विथ मी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।